हेलो फ्रेंड्स, ये सीए इंटर में टैक्सेशन सब्जेक्ट में प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन का एक इंडिपेंडेंट 50 मार्क्स का टेस्ट है। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, चाहे मई जून 2021 या नवंबर 21 वाले स्टूडेंट्स, तो आप मेरी सलाह है कि आप पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, उसको निकाल कर पहले तैयारी करके उसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद उसमें उसका हिंट सॉल्यूशन दिया उसको रेफर कीजिए और फिर इस वीडियो को देखें। तो रियली में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ इस टेस्ट का डिस्कशन। ये देखिए, इसमें 16 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है मैंने। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। इन दिस द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इस वीडियो में मैं इसको थोड़ा और एलोबरेट करके भी डिस्कस करूंगा और टाइमलाइन दे दूंगा ताकि आप जिन क्वेश्चंस में डाउट है उन्हीं क्वेश्चन पे जंप करके जाए, टाइम वेस्ट ना हो। डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन में दे दूंगा। तो देखिए, एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन। तो मैं एक्स्ट्रा डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको फटाफट रेफर करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो इसका आंसर दिया उसको देख सकते हैं। तो आपको ये मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो चाहे तो पावर जनरेटिंग कंपनी चाहे तो स्ट्रेट लाइन मेथड इनकम टैक्स में ऑप्ट कर सकती है, जिसमें फिर उनको ब्लॉक कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, एसेट वाइज कैलकुलेशन होगा। ठीक है, ऑन ईच एसेट सेपरेटली। तो उन्होंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है। सेल्स वन ऑफ इट्स मशीनरी इन अप्रैल 20 एट 1,20,000, 1,20,000 में बेचा है। द डब्ल्यू ऑफ द मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब 2021 के बिगिनिंग में 1,35,000 है। नो न्यू मशीनरी वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर। इसका कोई वैल्यू भी नहीं है, नई मशीनरी परचेज की रहेगी तो उसका कोई ब्लॉक में तो जोड़ते नहीं है यहाँ पर, तो सेपरेट कैलकुलेशन ही होता है। द शॉर्टफॉल ऑफ ₹15,000। अब देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया हुआ है शॉर्टफॉल कैसे आए। यहाँ पर शॉर्टफॉल आने का बहुत सीधा सिंपल है। WDV इनकी दी हुई है 1,35,000। ठीक है, और यहाँ पर सेल किया है इन्होंने, सेल कंसिडरेशन है 1,20,000। तो ये जो डिफरेंस की अमाउंट आ रही है ये आ रही है शॉर्टफॉल 15,000। और एज पर द PGBP प्रोविजन दिस शॉर्टफॉल विल बी अलाउड एज डेप्रिसिएशन, विल बी कॉल्ड टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इसलिए ये 15,000 रुपए कहलाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड इट विल बी अलाउड अंडर द हेड PGBP। अगर मैं थोड़ा और नॉलेजफुल आगे बात करूं तो ये अगर 1,20,000 की जगह ये 1,50,000 में सेल होता मान लीजिए, तो नेचुरली यहाँ शॉर्टफॉल नहीं आ रहा है, यहाँ पर फिर सरप्लस आता। तो वो सरप्लस जो है 1,35,000, तो सरप्लस कितना आ जाता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सरप्लस आपका आ जाता 15,000 का। तो ये सरप्लस प्लस आ रहा है, तो ये सरप्लस जो है PGBP हेड में ही चार्ज होता एज अ बैलेंसिंग चार्ज अंडर सेक्शन 41(3). क्लियर है। लेकिन इस सरप्लस की PGBP में चार्ज होने की एक मैक्सिमम लिमिट है। इस इस एसेट के संबंध में आज तक आपने जितना डेप्रिसिएशन लिया है उससे ज़्यादा PGBP हेड में चार्ज नहीं होगा, वो मैक्सिमम लिमिट है। और अगर उससे ज़्यादा कभी सरप्लस आ गया तो उस केस में वो एक्स्ट्रा अमाउंट फिर उसका कैलकुलेशन या चार्जेबिलिटी कैपिटल गेन में जाएगी। और वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म, वो डिपेंड करेगा उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग पे। ठीक है, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर डेप्रिसिएशन के बारे में बताया नहीं है, कितना डेप्रिसिएशन इसमें आज तक मिला है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। तो फाइनली मैंने आसपास के पूरे एरिया कवर किया, बट इन दिस क्वेश्चन द शॉर्टफॉल विल बी अलाउड अंडर द हेड PGBP एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। डियर फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, मिस्टर ए एक्वायर एन एसेट इन द ईयर 1516 फॉर द यूज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। आप जानते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर कोई एसेट यूज होती है तो उसकी पूरी की पूरी अमाउंट की डिडक्शन 100% हमको अलाउ हो जाता है सेक्शन 35 के अंतर्गत फॉर ₹2,75,000। ही क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(1)(4) इन द प्रीवियस ईयर 1516। तो पूरा 2,75,000 की उधर डिडक्शन मिल गई होगी ऑलरेडी। द एसेट वॉज ब्रॉट इन टू द यूज फॉर द बिजनेस। अब देखिए, साइंटिफिक रिसर्च एसेट यूज कर रहे थे अपन, अब उसका रिसर्च का यूज खत्म हो गया होगा तो उसको नॉर्मल बिजनेस यूज में वो लेके आ रहे हैं। और जब हम
साइंटिफिक रिसर्च एसेट खरीदते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, और 15-16 में इसको किसी भी ब्लॉक में जोड़ा भी नहीं गया होगा। लेकिन अब क्योंकि इसको रिलेवेंट ब्लॉक में हम इसको बिजनेस यूज में ला रहे हैं, तो हमको रिलेवेंट ब्लॉक में जोड़ना पड़ेगा ऑफ मिस्टर एक्स इन द प्रीवियस ईयर 2021 आफ्टर रिसर्च वाज कंप्लीटेड द एक्चुअल कॉस्ट। अब आपको ये बता दूं मैं कि सेक्शन 43(1) ऑफ इनकम टैक्स में किसी भी एसेट को जब रिलेवेंट ब्लॉक में जोड़ते हैं तो उसको एक्चुअल कॉस्ट पे जोड़ा जाता है, और एक्चुअल कॉस्ट की जो वर्किंग दी हुई है सेक्शन 43(1) में दी हुई है ऑफ द एसेट टू बी इंक्लूडेड इन ब्लॉक ऑफ एसेट। तो ब्लॉक में कितने रुपए से इसको जोड़ना है, इसके लिए सेक्शन 43(1) में एक एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बना हुआ है, और वो क्लियर बोलता है कि जब साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को आप नॉर्मल बिजनेस में लेके आते हो तो उस केस में आपको उसकी एक्चुअल कॉस्ट लेनी है निल। ठीक है, ये आपको स्टडी मटेरियल के पेज नंबर, इंटर की स्टडी मटेरियल के एसएम के पेज नंबर 4.194 में मिल भी जाएगा। 4.194 मैं पेज नंबर इसलिए दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा और डिटेल स्टडी कर सकें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। अब इसका आंसर तो ए हो गया, बट सीधा सीधा लॉजिक है कि इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के संबंध में इनकम टैक्स ने ऑलरेडी आपको 2,75,000 की डिडक्शन दे दी है। तो अब इसको एक्चुअल कॉस्ट में किसी भी वैल्यू में जोड़ा जाएगा तो वो डबल डिडक्शन न मिल जाए करके ऐसा एक्सप्लेनेशन बनाया गया है। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन 43(1) ये पेज नंबर है आपका। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें भी काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा हमको। मिस्टर एक्स अ रिटेलर एक्वायर अ फर्नीचर। अब आप जानते हैं कि फर्नीचर 10% ब्लॉक में आता है। ऑन 10th May 20 फॉर ₹10,000 इन कैश। अब आप देखिए आपके स्टडी मटेरियल में अगर आप जाएंगे ना, तो स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 4.194 में, स्टडी मटेरियल 4.194 में शुरू के पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएगा कि अगर 10,000 से ऊपर, वहां पर वर्ड लिखा हुआ है एक्सीडिंग 10,000, 10,000 से ऊपर की अगर कोई एसेट खरीदते हैं आप, और अगर वो अदरवाइज देन थ्रू प्रिस्क्राइब मोड रहती है तो उसको एक्चुअल कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ तो देखिए एग्जैक्टली 10,000 की परचेस कैश में की, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, मोर देन 10,000 नहीं है तो ये चल जाएगा। फिर 15 मई को, और ये सब एक दिन में देखा जाएगा, एग्रीगेट इन अ डे, तो फिर अगले 15 मई को खरीदा है तो फिर एक सेपरेट चेक करेंगे। 15,000 की खरीदा है फर्नीचर और 20,000 का खरीदा है बाय बियरर चेक एंड अकाउंट पे चेक। तो वहाँ प्रिस्क्राइब मोड अगर आप देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि बियरर चेक वहाँ पर कवर नहीं है। मतलब ये जो 15,000 रुपये है ये यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा, कवर नहीं करेंगे अपन, लेकिन 20,000 को शामिल करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट में शामिल करने के लिए 10,000 क्योंकि वो लिमिट से ऊपर ही नहीं गया है, और 20,000 क्योंकि इसको प्रिस्क्राइब मोड में पेमेंट कर दिया गया है, ये दोनों शामिल हो जाएंगे। और डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं हमको कितना मिलेगा, तो 30,000 पर हमको डेप्रिसिएशन जो मिलेगा दैट विल बी 10% ब्लॉक में आता है ये, और ओपनिंग वगैरह कुछ नहीं दिया तो हम ये मानते हैं कि ओपनिंग कुछ नहीं है, इंटू 10% इज इक्वल टू 3,000 will be the depreciation as per income tax. The correct answer in this case will be B. अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको डिस्क्रिप्शन में आपके पास है, बट इन क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चाहते हैं तो मैं आसपास की चीज़ें भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है द WDV ऑफ ब्लॉक, WDV ऑफ ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। देखिए वैसे भी अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो प्लांट एंड मशीनरी में जनरल रेट 15% है। एज ऑन 1/4/20 3,20,000, मतलब ओपनिंग WDV दिया है। सेकेंड हैंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000 वॉज एक्वायर्ड ऑन 1/9/20। तो क्लियर कर लीजिए सेकेंड हैंड मशीन हो या न्यू मशीन हो, ब्लॉक में तो हमको जोड़ना ही, हम परचेज कर रहे हैं तो ठीक है। तो लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी तो उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन एक तो मैन्युफैक्चरर को मिलता है, ठीक है, दूसरा ब्रांड न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर मिलता है जो फैक्ट्री में यूज होती है, मोटा मोटा ये है। तो यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का चक्कर तो आएगा नहीं। थ्रू अकाउंट पे ही चेक, ये बात तो सही है, प्रिस्क्राइब मोड में भी पेमेंट हुआ था, हम इसको जोड़ेंगे, बट पुट टू इज ऑन 1/11/20। और आप जानते हैं कि 2021 प्रीवियस ईयर में अगर 4 अक्टूबर या उसके बाद अगर आप पुट टू यूज करते हैं
तो ड्यूरिंग द ईयर वो एसेट लेस देन 180 डेज की कैटेगरी में आ जाती है। आप काउंट करके देख लीजिएगा 4 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो क्योंकि लेस देन 180 डेज में आ गई, तो इस WDV पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 50,000 रुपए तक की वैल्यू पर हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब 7.5%। और ड्यूरिंग द जनवरी 21, मतलब 2021 के अंदर ही पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक इज सोल्ड फॉर ₹2 लाख। और ये आप जानते हैं इनकम टैक्स में कि जब भी कोई एसेट सेल होती है तो उसकी नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं करते, सीधा ब्लॉक में माइनस कर देते हैं और क्लोजिंग WDV निकालने के बाद ही डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। तो मैं यहाँ छोटी सी वर्किंग आपको शो कर देता हूँ। तो देखिए ओपनिंग WDV कितना है हमारे पास, ओपनिंग WDV है हमारे पास 3,20,000 और प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर प्लस करेंगे अपन 50,000 टोटल मेरे पास। और ये आपको मालूम है लेस देन 180 डेज वाली एसेट है, मतलब इस 50,000 रुपये तक हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये आ गया मेरे पास 3,70,000। ठीक है भाई। अब इसमें माइनस मैं आगे बना रहा हूँ, पर माइनस सेल कर दिया हमने कुछ एसेट्स को 2 लाख रुपीज़ में। तो जब इसको सेल किए तो हमारे पास बच गया 1,70,000। इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग WDV, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। अब इस पे डेप्रिसिएशन निकालना है, लेकिन 1,70,000 में फर्स्ट 50,000 ये वाला, इस पे हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो चलिए डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जब हम निकालेंगे तो 50,000 पे इंटू 7.5% निकालेंगे और बचा हुआ 170 में निकालना है डेप्रिसिएशन 170 पे, तो 170 पे 50,000 तो चला गया, बचा 1,20,000। अब ये 1,20,000 पे पूरा 15% निकलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन का तो रोल आना नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 पे 7.5% और 1,20,000 पे 15% टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 21,750। द आंसर विल बी 21,750। दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नाउ फ्रेंड्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक बार क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बेस पर क्या क्वेश्चन है देखा जाएगा। इसमें देखिए 4x2 मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 MCQs इसमें दिए हुए हैं, प्लीज चेक। लक्स इंटरप्राइजेस अ प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ लूसीफायर मॉन्स्टिगेस्टार अ रेसिडेंट इंडिविजुअल है इन महाराष्ट्र इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। इसका काम है प्रिंटिंग पब्लिशिंग करना। द फॉलोइंग डिटेल पर्टेन टू एसेट ऑफ द बिजनेस। अब देखिए यहाँ पर क्या एसेट दिया हुआ है, यहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग दिया हुआ है, सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज लैंड। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर बिल्डिंग आप लीज लैंड पर भी बनाते हैं तो वो सुपर स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा एंड नॉर्मल रेट विल बी द 10%। परचेज की डेट है 30/9/2020 2021 में और पुट टू यूज 30 दिसंबर मतलब ऑन और आफ्टर 4 अक्टूबर 2020। इट मीन्स इट विल बी कवर्ड बाय द एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो ये उसमें कवर हो जाएगी हाफ डेप्रिसिएशन में। फिर BMW M4 कन्वर्टेबल कार, ये कार यूज परचेज हुई है 23 अगस्त 2019 एंड पुट टू यूज 25 अगस्त 2019। अगर आप PGP पे हेड के लिए स्टडी मटेरियल देखेंगे तो देखिए आपका इंटर का जो स्टडी मटेरियल है उसका ये पेज नंबर आप चेक कीजिए, पेज नंबर 4.187। इसमें अगर हम जाके देखते हैं तो ये देखिए मोटर कार के बारे में एक स्पेशल प्रोविज़न बना हुआ है। मोटर कार वैसे नॉर्मली 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहता है, लेकिन अगर मोटर कार 23/8/19 से लेकर 31 मार्च 20, ठीक है, मतलब 1920 में एक्वायर्ड की गई है 23 अगस्त या उसके बाद, और उसको पिछले साल ही 31 मार्च 20 तक पुट टू यूज कर लिया गया, तो फिर वो 30% डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल होगी। अब यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये उसी साल मतलब 1920 में 30% के लिए एलिजिबल होगी, ऐसा नहीं है। ये फॉर एवर 30% स्लैब में आ गई, मतलब 2021 में भी ये 30% स्लैब में ही रहेगी। तो ये इसकी खास बात है।
ठीक है, तो ये आप चेक कीजिए, इसमें एक अच्छा पॉइंट है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। तो मशीनरी यूज्ड इन अ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। अब मशीनरी यहाँ पर प्रिंटिंग पब्लिशिंग के लिए यूज़ हो रही है। तो पहले तो चेक कीजिए कि एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करें तो ये बिल्डिंग पे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे मिलता है। ये रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसमें भी नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। और मशीनरी पे भी उन लोगों को मिलता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं। अब स्टडी मटेरियल में एक सर्कुलर है, मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए, ये जो सर्कुलर है इसके जस्ट एक पेज पहले, पेज नंबर 4.186 में, इसमें क्लियर किया है सर्कुलर में कि प्रिंटिंग के काम को भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी माना जाएगा और दैट विल बी इलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। प्लीज़ चेक दिस। तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर दिस मशीनरी वी विल इलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब देखिए परचेज कब हुआ है, 25th 9 को परचेज हुआ है और 15th 10 को पुट टू यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये 4th अक्टूबर या उसके बाद पुट टू यूज़ हुई है, तो लेस देन 180 डेज में आएगा। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी इस पे हाफ मतलब 7.5% मिलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी इसमें हाफ मतलब 20 की जगह 10 मिलेगा। ये इसमें खास बात है। अब क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं। तो कार इज ऑल्सो यूज फॉर पर्सनल पर्पस, डिसअलाउंस फॉर पर्सनल यूज विल बी 20%। सेक्शन 38(2) हम पढ़ते हैं, उसमें अगर पर्सनल पर्पस के लिए कोई एसेट यूज होती है तो उसमें जितना परसेंटेज जो डेप्रिसिएशन है उसका उतना परसेंटेज पर्सनल यूज वाला डिसअलाउ हो जाता है, हमको अलाउ नहीं होता, तो वो हमको ध्यान रखना है। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15% एज ऑन 1/4/20, मतलब ओपनिंग दिया हुआ है आपको, ओपनिंग WDV दिया हुआ है 1,45,00,000। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमको आंसर करना है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट, द केस ऑफ सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन एज्यूमिंग ऑल द अफोरमेंशन एसेट वर परचेज थ्रू अकाउंट पे चेक। हम जानते हैं कि प्रिस्क्राइब मोड में एसेट परचेज होना चाहिए 10,000 या 10,000 से ज़्यादा की, और यहाँ पर प्रिस्क्राइब मोड में अकाउंट पे ही चेक आता है। तो ठीक है, ये नोट नहीं भी रहता तो हम एज्यूम कर लेते। अब एक एक करके देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल टू प्लांट एंड मशीनरी। तो ठीक है भाई, प्लांट एंड मशीनरी का अगर आप ब्लॉक बनाएंगे तो यहाँ पर ओपनिंग WDV प्लांट एंड मशीनरी की है 1,45,00,000, मतलब 145,00,000 है। ओपनिंग WDV है 1,45,00,000, ठीक है भाई। और प्लस एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसको जोड़ेंगे 9,12,500 है, तो 9,12,500। और आपको पता है ये लेस देन 180 डेज वाली एसेट है, और ये भी पता है कि इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू दैट, और सेल तो हुआ नहीं इसमें। तो कुल मिलाकर ये जो एसेट है, तो इसमें चेक कीजिए, मैंने वर्किंग आपको शो की है। तो यहाँ पर वर्किंग आपकी आती है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो लेस देन 180 डेज वाली एसेट पे जो कि 9,12,500, उसमें 7.5% मिलेगा, प्लस बैलेंस पे 1,45,00,000 पे 15% मिलेगा, और न्यू एसेट जो आई है 9,12,500 उस पर हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब 20 की जगह 10 मिलेगा, और ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। और आपको ये बता दूं कि बचा हुआ हाफ डेप्रिसिएशन जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन का वो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, बट ठीक है ये रिक्वायरमेंट नहीं है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी बी। नाउ इफ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द WDV। अब WDV पूछ रहे हैं हमसे, डेप्रिसिएशन तो ऊपर क्वेश्चन में निकाल लिए, और प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1/4/21, मतलब इस साल की क्लोजिंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बोल लीजिए या अगले साल की ओपनिंग बोल लीजिए। तो इट्स वेरी सिंपल। हमारा देखिए यहाँ पर कितना था WDV, ओपनिंग WDV ये था हमारा, तो 154 ओपनिंग WDV प्लस परचेस 12,500, और डेप्रिसिएशन कितना हमने अलाउ किया, विच इज़ 23,34,688। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा WDV एज ऑन 1/4/21 आ जाएगा, दैट विल बी 1,30,77,812। Hence C option will be correct in this case. If we go for the next question, what would be the WDV of
ऑफिस बिल्डिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन द लीज होल्ड लैंड, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि लीज होल्ड लैंड पर भी अगर आप बिल्डिंग अपनी बना रहे हो तो उस पर आपको ओनरशिप आपकी स्ट्रक्चर की है, यू विल गेट द डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको WDV निकालने बोल रहा है 1421 का, मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो अब इसमें ओपनिंग WDV तो दिया नहीं है, तो आपको सीधा सीधा परचेज किया है बिल्डिंग, जो एक्वाजिशन है 1,85,00,000, और हम जानते हैं कि ये पुट टू यूज़ फॉर लेस देन 180 डेज है, इसलिए इसमें 10% की जगह मिलेगा 5%। ठीक है, तो 5% इसमें डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो 185 लाख इंटू 5%, तो ये हो गया 9.25 आपका हो गया डेप्रिसिएशन लैख, और इसमें अगर मैं माइनस कर दूंगा 185 लाख माइनस 9.25 लाख, तो ये हो जाएगा हमारा WDV 175.75 lakh. That is C option is correct in this case. Now friends, we come to the next question. Question number 4. इसके बारे में मैंने डिस्कशन भी किया. What would be the amount of depreciation allowable to BMW car for previous year 2021? ठीक है. Now friends, question number 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. What would be the amount of depreciation allowable to BMW car convertible car for the previous year 2021? तो मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये कार एक्चुअली परचेज कब हुई है. देखिए आप, ये कार परचेज हुई आपकी 1920 में, तो पहले तो 1920 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और क्योंकि ये जो कार है ये 23 अगस्त के बाद परचेज हुई है और पुट्टीज हो गई पिछले ही साल, तो इसमें 30% स्लैब में आ गया ये, तो 94,80,000 इसकी परचेज प्राइस है, और क्योंकि ये 25 अगस्त को पुट यूज हो गई थी पिछले साल 25 अगस्त 2019 को, तो इसमें हाफ डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा, तो 30% इसका निकालेंगे. 94,80,000 का 30%, लेकिन क्योंकि 20% कार पर्सनल यूज में होती है तो 20% उस डेप्रिसिएशन में माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, मतलब 94,80,000 इंटू 30%, और उसमें से 20% पर्सनल यूज करके उसको हटा देंगे और ये माइनस होगा. अब यहाँ कंफ्यूज मत होना आप लोग, यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होता है. WDV निकालने के पर्पज से अगर कॉम्बी बिजनेस रहता है, मतलब नॉर्मल बिजनेस और एग्रीकल्चर बिजनेस है, तो वहाँ WDV निकालने के पर्पज से फुल डेप्रिसिएशन माइनस होता है. लेकिन अगर कोई एसेट का पर्सनल यूज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन भी डिडक्ट हो जाएगा, कम अलाउ होगा पर्सनल यूज का, और WDV निकालने के लिए वो रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन ही माइनस होगा. तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. तो आपके पास WDV आ गई 72,04,800. अब इस पे इस साल का डेप्रिसिएशन पूछा हमसे, तो इस साल भी 30% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा इसमें, और 20% अगर पर्सनल यूज माइनस होगा तो दैट विल बी 17,29,150. हियर इज द D ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड. हियर the expenditure incurred on the family planning amongst employee is allowed to. तो एक्चुअली में ये सेक्शन 36(1) में एक कंपनी एसएससी को अपने एम्प्लॉयज़ में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा और कैपिटल एक्सपेंडिचर 1/5 अलाउ होता है, मतलब 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है. तो यहाँ पर अलाउड टू कंपनी एसएससी, अगर मैं आपको थोड़ा शो कर दूँ स्टडी मटेरियल का पेज, तो देखिए ये है आपका स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 4.3234 में सेक्शन 36(19) में लिखा हुआ है. देखिए क्लियर कट लिखा है कि एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग टू केवल एम्प्लॉयज़ कंपनी एसएससी को मिलता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 1/5 मिलता है, चेक कर लीजिए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा अलाउ हो जाता है 5 इंस्टॉलमेंट में. 1/5 मतलब 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है. दिस विल बी द प्रोविजन. तो फाइनल आंसर विल बी द कंपनी. उसके बाद आगे चलते हैं अपन. एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ एनिमल्स. परचेज ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स के साथ ये है कि अगर एनिमल बिजनेस में यूज हो रहे हैं तो न तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउ हो पाते नॉर्मली सेक्शन 37 में, और न ही वो किसी ब्लॉक में कवर हो पाते हैं किसी ग्रुप में, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलता. तो इसके संबंध में सेक्शन 36(1) में प्रोविजन बना है कि ये बिजनेस में कब यूज होंगे, यूज बाय द एसएससी ऑन द बिजनेस. तो ये अलाउ होते हैं जब ये इनकी डेथ हो जाती है, परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं. तो मैं प्रोविजन शो कर दूंगा आपको. डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर इन विच एनिमल डाइज और बिकम परमानेंटली यूजलेस.
इसमें क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ एनिमल जो आपकी, तो जो जितने में आपने एनिमल खरीदा था, मान लो आपने 5 लाख रुपए का हॉर्स खरीदा था और उसकी डेथ के बाद उसकी कार्केसेस को सेल किया हमने 1 लाख रुपए से, हमको रियलाइज भी हो गया, तो 4 लाख का लॉस हुआ। ये जिस साल उसकी डेथ होगी या परमानेंटली वो यूजलेस होगा, उस साल 4 लाख सीधे तौर पर अलाउ हो जाएगा। इसके लिए प्रोविजन सेक्शन 36(1) में दिया हुआ है। मैं इसको शो करता हूँ आपको। ये देखिए, आपको पेज नंबर 4.231 में मिल जाएगा प्रोविज़न। ये देखिए सेक्शन 36(1)(6) अलाउंसेस फॉर एनिमल। इसमें क्लियर लिखा है कि जब वो परमानेंटली यूजलेस हो जाएगा तब उसका जो लॉस होगा वो अलाउ होगा। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, देखिए, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग द कैपिटल एसेट। तो बिजनेस के लिए कोई भी आप लोन लेते हैं तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट हमको अलाउ होता है, बट यहाँ पर हमने कैपिटल एसेट लिया, ठीक है, कैपिटल एसेट भी बिजनेस से रिलेटेड है, पर्टेनिंग टू द पीरियड आफ्टर द एसेट इज आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज इज टू बी अलाउड। अब इसके संबंध में प्रोविजन क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए प्रोविजन बना हुआ है सेक्शन 36(1) में ही बना हुआ है, 36(1)(3), ठीक है। इट इज इन स्टडी मटेरियल नंबर पेज नंबर 4.229। अब यहाँ पर क्लियर कट दो सेक्शन का रेफरेंस है। एक सेक्शन है आपका सेक्शन 36(1)(3), जिसमें साफ लिखा है कि जिस दिन से हम लोन लेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ कैपिटल वॉज बोरोड, और उस दिन से एसेट जिस दिन पुट टू यूज हुई है, फर्स्ट पुट टू यूज, शेल नॉट बी अलाउड, वो अलाउड नहीं होता। तो क्या होता है, वो एक्चुअली में एसेट की कॉस्ट के साथ रिलेवेंट ब्लॉक में जुड़ जाता है। और एक्सप्लेनेशन 8 टू सेक्शन 43(1) में भी लिखा है कि पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जोड़ना। मतलब दोनों प्रोविजन का कुल इफेक्ट ये हुआ कि एसेट के पुट टू यूज के पहले का इंटरेस्ट एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ देंगे, मतलब रिलेवेंट ब्लॉक में चला जाएगा, और पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट नॉर्मली बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउ हो जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, आफ्टर द एसेट पुट टू यूज, तो नेचुरली इट शुड बी अलाउड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, इट शुड बी कैपिटलाइज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आइदर कैपिटलाइज ट्रीटेड कैपिटलाइज, तो आंसर होगा इसका बी, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अलाउड एज पर सेक्शन। अगर मैं बोलूंगा तो सेक्शन 36(1)(3) के अंतर्गत ये अलाउ हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस, इन केस ऑफ एसएससी फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हम जानते हैं कि पीजीपीपी में मर्केंटाइल भी फॉलो कर सकते हैं, कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं। बोनस और कमीशन टू द एम्प्लॉई आर अलाउड एज डिडक्शन। तो बोनस और कमीशन जो है ना, मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से तो उसका पेमेंट नहीं भी करेंगे तो भी 2021 के कोई भी एक्सपेंसेस अलाउ हो जाते हैं, लेकिन सेक्शन 43 भी इसका एक्सेप्शन है, और बोनस और कमीशन दिया हुआ है सेक्शन 43B में, ठीक है, मैं शो कर दूंगा। टू एम्प्लॉई आर अलाउड एज डिडक्शन ऑन ड्यू बेसिस पर अलाउ होगा, बट सब्जेक्ट टू 43B। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो पेमेंट है, आपको देखिए 2021 से रिलेटेड एक्सपेंस है, आपने उसका पेमेंट नहीं किया 21 में, नॉट पेड, तो उस केस में यहां पर 31 मार्च 21 को पेबल दिखेगा, ड्यू बेसिस पर अलाउ हो जाएगा, अकाउंटिंग में भी अलाउ हो जाता है, और यहां पर तो ड्यू हो गया मतलब, लेकिन उसका पेमेंट आपने 2021 में, सॉरी 21-22 में, इसका जो ये असेसमेंट ईयर है इसका, तो इसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक, आरओआई की ड्यू डेट तक अगर आपने पेमेंट कर दिया तब तक तो ठीक है, और अगर पेमेंट नहीं किया तो फिर ये अलाउ 2021 में नहीं होगा, फिर अगले साल अलाउ होगा जब वो पेमेंट होगा। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है कि ड्यू बेसिस पर अलाउ हो जाएगा, बट सब्जेक्ट टू 43B। इसका मतलब है वो जो है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं हुआ तो फिर अलाउ नहीं होगा, इसलिए सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है। ये देखिए स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 4.259 में सेक्शन 43B का प्रोविजन दिया हुआ है, 43B, और इसमें ये सब एक्सपेंसेस शामिल है जिस जो ड्यू बेसिस पर अलाउ हो जाएंगे, बट उसका पेमेंट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद हुआ, मतलब असेसमेंट ईयर में भी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद हुआ तो फिर अलाउ नहीं होगा। ये इसमें देखिए पॉइंट नंबर ABC में देखिए बोनस और कमीशन को शामिल किया इन्होंने। उसके बाद फ्रेंड्स आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है विच इज़ फॉर 8 मार्क्स,
तो इस क्वेश्चन के वैसे तो इसके सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट एक बार जो ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप। इसमें 1,25,500 आ रहा है नेट प्रॉफिट। आप इसको चेक भी करेंगे तो आपको दिख जाएगा 1,25,500। इसको आप जब P&L अकाउंट को मिलाएंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट है 21-22। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 2,50,000 रुपये का, और फिर डेबिट साइड में एक्सपेंसेस दिया हुआ है और नीचे अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मैं पहले अदर इन्फॉर्मेशन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। नेट प्रॉफिट तो लेके चलेंगे अपन। सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड सैलरी पेड टू रिलेटिव विच इज अनरिजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ ₹3,100। अब सीधी सी बात है, इसमें सेक्शन 40 कैपिटल A 2 अट्रैक्ट होता है, जिसमें अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन जिसमें रिलेटिव शामिल है उसको अगर एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो वो अमाउंट डिसअलाउड हो जाती है। तो यहाँ पर 3,100 रुपये एडबैक हो जाएगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एक्सेसिव ऑफ टू द एक्सटेंट 3,000। अब देखिए ऊपर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 4,000 दिया हुआ है, ये तो वैसे भी अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है अंडर सेक्शन 40। सेक्शन 40 के अंतर्गत 40 स्मॉल ए लिख देता हूं मैं, अलाउेबल नहीं है। तो वो एक्सेसिव है या कम हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा 4,000 रुपये क्या हो जाएगा, एडबैक। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स प्रोविजन इज 9,500, तो निकाल कर दिया हुआ है। तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट का जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उसको आप एडबैक करेंगे, इसको एडबैक कर देंगे और ये 9,500 रुपये माइनस हो जाएगा टेंजिबल एसेट का। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड and the same have not been debited to profit and loss account of 2021। अब देखिए ये नीचे वाले एक्सपेंस P&L अकाउंट में डेबिट नहीं है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके इसमें। ₹3,000 पेड ऑन 10/10/20 ऑन अकाउंट ऑफ, पहले देखिए 2021 में इसका पेमेंट हुआ है, द सेम हैज़ नॉट बीन डेबिटेड, ठीक है। पेड ऑन 10/10/20 ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी, तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि कस्टम ड्यूटी एक टैक्स है और ये सेक्शन अलाउड तो होगा बट सब्जेक्ट टू 43B ऑफ द प्रीवियस ईयर 1920। तो ये कस्टम ड्यूटी जो 3,000 रुपये है, सोचिए इस बारे में, ये 1920 से रिलेटेड है, तो कायदे से तो 1920 में ही अलाउ हो जाना चाहिए था। अब क्वेश्चन में एक बार रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया है क्या। तो देखिए लास्ट में ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग दोनों साल की इन्होंने 31 अक्टूबर ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर दे दिए। इसका मतलब है कि 1920 से रिलेटेड एक्सपेंस है सब्जेक्ट टू 43B, मतलब 1920 का जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उस दिन तक अगर पेमेंट हो गया होगा तब तो 1920 में अलाउ हो गया होगा पहले ही। इन्होंने 10 अक्टूबर 2020 को इसने पेमेंट कर दिया, मतलब 1920 का जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 20 रही होगी, और ये देखिए 10 अक्टूबर को पेमेंट हो गया, मतलब इटसेल्फ दिस 3,000 हैड बीन अलाउड इन 1920। तो इस साल तो अलाउ करना नहीं हमको, और न ही इस साल P&L अकाउंट में है, तो इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा ना। न तो इस साल P&L में डेबिट किया गया है, लिखा है साफ साफ ऊपर नॉट बीन डेबिटेड, और न ही इस साल ये अलाउेबल है क्योंकि पिछले साल अलाउ हो चुका है, क्योंकि पिछले साल के रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो कि करेंट असेसमेंट ईयर में इस साल आएगी, पेमेंट हो गया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब अगले पॉइंट देखेंगे, ₹5,000 पेड ऑन 15 दिसंबर 2020 ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग GST, ये भी सेक्शन 43B ही में कवर है, और प्रीवियस ईयर 18-19, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 18-19 का एक एक्सपेंस है 5,000 रुपए का, नेचुरली वो रिलेटेड टू 18-19 है, लेकिन क्योंकि ये GST का पेमेंट है तो ये 43B, मतलब 18-19 की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट बोलेंगे तो 31 अक्टूबर 2019 में हो जानी चाहिए, और इसने पेमेंट कब किया है, 15/12/2020। तो 18-19 में तो ये अलाउ नहीं हुआ, पक्का है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में तो उन्होंने डेबिट कर दिया होगा मर्केंटाइल सिस्टम के बेस पर। अब नियम यह है कि एक बार 43B के कारण किसी ईयर डिसअलाउड हो जाता है तो फिर वह अलाउ कब होता है, जिस साल उसका पेमेंट हो। अब पेमेंट हमारा हुआ ये 15/12/2020, मतलब 2021 में। नाउ दिस 5,000 विल बी इवन दो नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। क्यों डेबिटेड नहीं है, क्योंकि P&L अकाउंट इज अ क्रक्स ऑफ अकाउंटिंग,
और अकाउंटिंग में तो 5018-19 से रिलेटेड था तो वहां डेबिट हो गया होगा, लेकिन इनकम टैक्स में अलाउ नहीं किया था और अब अलाउ करेगा। तो दिस 5000 एक्सपेंसेस विल बी नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट बट अलाउड ड्यूरिंग 2021। मतलब ये 5000 रुपए इस साल के प्रॉफिट से हम करेंगे माइनस। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। इसको थोड़ा प्रॉपरली चेक कर लीजिए और समझने के बाद अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लीजिए। नाउ द पेटेंट वर एक्वायर्ड ऑन 4/11/20। ऊपर पेटेंट के बारे में क्या लिखा है देखिए जरा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को वर्किंग नोट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहती है ना क्वेश्चन में, उसको पहले फोकस करना चाहिए क्योंकि वही क्वेश्चन को पूरा ड्राइव करती है। तो अब देखिए यहां पर पेटेंट 4/11/2020 को लिया है और ऊपर में लिखा है हमारे पास पेटेंट के बारे में एक्सपेंडिचर ऑन एक्वाजिशन ऑफ पेटेंट। 28,000 रुपए को यहाँ डेबिट कर दिया और हम जानते हैं कि पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट है, एलिजिबल फॉर 25% डेप्रिसिएशन। तो ये 28,000 तो पूरा का पूरा एडबैक कर देंगे, डायरेक्ट डेबिट कर दिया और इस 28,000 पे डेप्रिसिएशन निकालकर माइनस करेंगे। और आप जानते हैं कि 25% नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, लेकिन इसने पुट टू यूज और या एक्वायर्ड जो भी हम मानते हैं कि पुट टू यूज हो गया होगा 4/11/2020 को एक्वायर्ड लिखा, हम मानते हैं कभी भी पुट टू यूज ना लिखा हो तो एक्वाजिशन की डेट को ही पुट टू यूज मान लीजिए, कुछ ना लिखा हो तो ये तो लेस देन 180 डेज हुआ तो 25% का भी हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा यहाँ पर। फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम। अब इस क्वेश्चन में देखिए और तो कोई पॉइंट एडिशनल नहीं है, अब डेबिट की स्क्रूटनी कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। सैलरी टू द स्टाफ यस अलाउेबल। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कुछ ना दिया हो तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा बिकॉज इट इज इंटरटेनमेंट फॉर द कस्टमर नॉट फॉर द अदर पर्सन। जनरल एक्सपेंसेस बिल्कुल कुछ ना दिया हो तो जनरल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बिजनेस। बेड डेट यस बेड डेट इज नथिंग इज गिवन, इट विल बी एज्यूम दैट कि 36(1) की पूरी कंडीशन फुलफिल हो गई है, अलाउेबल। रिजर्व फॉर बेड डेट ये अलाउ नहीं होगा, एडबैक करना पड़ेगा, कोई भी रिजर्व अलाउ नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यस अलाउेबल एक्सपेंसेस। अब ये आपको याद दिलाऊं, यही एडवर्टाइजमेंट अगर पॉलिटिकल पार्टी के पॉम्फलेट वगैरह में करोगे तो अलाउड नहीं होता। फिर इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर भी कई लोगों को कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों की। अब यहां पर देखिए प्रोप्राइटरशिप है, ये एक्स फर्निशेज द फॉलोइंग और एक्स अपने ही कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहा है। तो इनकम टैक्स में प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटर इंडिविजुअल कहलाता, सिंगल पर्सन है, तो मैं अपने ही आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं, नॉट अलाउड। दो पर्सन होना चाहिए, पैसा देने वाला अलग और लेने वाला अलग। यहां पर पैसा देने वाला भी इंडिविजुअल एक्स है और लेने वाला भी इंडिविजुअल एक्स है, तो ये अलाउ नहीं होगा, एडबैक होगा। इसी तरीके से एक्स अपने आप को अगर सैलरी देता है वो भी अलाउ नहीं होगा। दिस ऑल आर द नोशनल एक्सपेंडिचर। हाँ, पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर्स को सैलरी देती है वो अलाउ होता है सब्जेक्ट टू 40B, तो वो ठीक है, वो अलग अलग पर्सन है, पार्टनर अलग है, फर्म अलग है। तो यहां पर नोशनल एक्सपेंडिचर है तो ये भी अच्छा पॉइंट है, ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंस नथिंग इज गिवन देन बिजनेस एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन तो हमने ट्रीट कर लिया है, बाकी इसमें और कोई पॉइंट नहीं है। और मेरे डिस्कशन के बेस पर जो सॉल्यूशन है उसको चेक कर लीजिएगा तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। नाउ फ्रेंड्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इफ यू रीड, examine with reason the allowability of the following expenses incurred by Mr. Manav, a wholesale dealer of the commodity under the Income Tax Act 1961। each cases दिया, अलाउ होगा कि नहीं होगा बताना है, with reason बताना है हमको। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग इन कंप्लायंस विथ CSR एक्टिविटी अमाउंटिंग टू 5,60,000। जब हम सेक्शन 37 पढ़ते हैं ना, सेक्शन 37(1) में उसमें साफ साफ एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि CSR एक्टिविटी पे जो भी आप एक्सपेंस करते हैं वो आपको बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता और अलाउ नहीं होगा। तो ये CSR एक्टिविटी होने के कारण ये अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं है। इसके सॉल्यूशन को डिटेल पढ़िएगा आप इसके आंसर को, हेंस इट विल नॉट बी अलाउड। और CSR एक्टिविटी इज गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट है परचेज ऑफ द बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ specified business of setting up and operating a warehouse facility of storage of food grain। अब देखिए फूड ग्रेन के लिए स्टोरेज की फैसिलिटी अगर आप लाते हो तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35AD के अंतर्गत स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाता है। और इसमें जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपेंस को छोड़कर पूरा 100% अलाउ हो जाता है। तो 4,50,000 पूरा अलाउ हो जाएगा। शर्त यह है कि इस सेक्शन को जो स्पेसिफाइड डिडक्शन है ये SSC ऑप्ट करे, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 20 से
ऑप्शन वाला एक क्लॉज आ गया कि ऑप्ट करेगा तब ऐसा होगा, तो कुछ ना दिया तो ऑप्ट किया ऐसा मान लेंगे अपन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, interest on loan paid to Mr. X, a resident, 50,000 on which tax has not been deducted। रेसिडेंट को पेमेंट किया और इंटरेस्ट पे सेक्शन 194A के अंतर्गत टीडीएस काटना रहता है, ठीक है। टैक्स हैज नॉट बीन बट टीडीएस काटा नहीं इन्होंने। द सेल फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 202 लाख। अब यहाँ पर पेमेंट कौन कर रहा है? मिस्टर एक्स। तो नियम यह है कि कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ अगर उसकी पिछले साल ऑडिट होती है वो, या उसका टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर जाता है, तो उसको फिर टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए पिछले साल का जो टर्नओवर की लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो यहां तो 202 लाख रुपए मतलब 2 करोड़ से भी ऊपर चले गई। तो इस केस में पिछले साल इसकी ऑडिट होती थी, तो यहां पर मिस्टर ए एक्स भले इंडिविजुअल है, इंटरेस्ट पेड यहां पर सॉरी यहां पर मिस्टर मानव पेमेंट कर रहा है। मानव भले ही इंडिविजुअल है, लेकिन क्योंकि पिछले साल उसकी ऑडिट होती थी इसलिए उसको 194A में टीडीएस काटा जाना चाहिए था, और टीडीएस उन्होंने डिडक्ट नहीं किया। तो इन दैट केस एक सेक्शन है, सेक्शन 40 स्मॉल ए, और क्योंकि रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें आएगा क्लॉज 1A। इस केस में 30% एक्सपेंसेस विल बी डिसअलाउड। तो यहां पर 50,000 रुपए का 30% मतलब 15,000 रुपए डिसअलाउ हो जाएगा, और बाकी आपका इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा एज पर सेक्शन 36(1)(3), ठीक है। अब यहां पर देखिए एक और प्रोविजन दिया है, मिस्टर एक्स हैज नॉट बीन पेड टैक्स, मतलब जिसको आपने पेमेंट किया और अगर वो सामने वाला बंदा टैक्स खुद जमा करके रिटर्न फाइल कर देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, तब भी जिस साल वो रिटर्न फाइल करता है उस साल ये मान लिया जाता है कि पेयर ऑफ इनकम ने टीडीएस काट लिया और जमा कर दिया, तो उसको उस साल अलाउ हो जाता है। लेकिन यहां पर तो ये भी नहीं हुआ, तो मतलब फाइनली 30% एक्सपेंसेस विल बी डिसअलाउड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड 20,000 ऑन सेल ऑफ बुलियन। कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन मतलब ऑनलाइन मार्केट में अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लाइक एमसीएक्स, यहाँ पर अगर कोई कॉमोडिटी एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पर एक प्रकार का टैक्स लगता है, दैट इज सीटीटी, कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो क्योंकि ये करना आपका बिजनेस है तो उसी तरीके से 20,000 रुपये आपको अलाउ हो जाएगा एज पर सेक्शन 36(1). और ये जो है सब्जेक्ट टू 43 भी रहेगा क्योंकि एक प्रकार से टैक्स है ये, तो यहाँ पर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। Now friends, come to the question number 3. Examine with reason the allowability of the following expense under the Income Tax Act 1961 while computing income from business or profession for the assessment year 21-22। अब इसमें देखिए प्रोविजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुरियल वैल्यूएशन। आप जानते होंगे कि ग्रेच्युटी वगैरह के लिए एक्चुरियल वैल्यूएशन कराया जाता है फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ ₹5 लाख। बट आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविजन अलाउ नहीं होता, एक्चुअल लाइबिलिटी ही अलाउ होती है। और इसके बारे में सेक्शन 40 कैपिटल A(7) में साफ साफ लिखा है कि कोई भी प्रोविजन जो है वो ग्रेच्युटी का प्रोविजन भी अलाउ नहीं होगा। हाँ, कि अगर आपने एक्चुअल ग्रेच्युटी फंड बना रखा है और उस ग्रेच्युटी फंड में जमा करने का कोई प्रोविजन किया इसी साल, या फिर किसी ग्रेच्युटी की आपकी कोई इसी साल की लायबिलिटी उसका कोई आपने ड्यू बना रखा है, वो अलग बात है, वो एक्चुअल लायबिलिटी के बेस पर आ रहा है, बट ये प्रोविजन अलाउ नहीं होगा। और हाउएवर नो पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेच्युटी वाज मेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो इस कारण से ये अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट है यहां पर टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय 20,000। टैक्स है, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय 20,000। तो यहां पर जो है एसएससी अपने एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स मतलब फैसिलिटीज मतलब परक्विजिट्स दे रहा है और उसका टैक्स खुद जमा कर रहा है। तो यहां पर जो एम्प्लॉय होता है उसके लिए सेक्शन 10(10)(c) में उसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होता ये, और उसी तरीके से सेक्शन 40 के अंतर्गत ये जो है एम्प्लॉयर को अलाउ भी नहीं होता। फ्रेंड्स, इसके बारे में प्रोविजन आप पेज नंबर 4.245 में देख सकते हैं अंडर सेक्शन, ये है सेक्शन आपका 40A(5). इसमें साफ लिखा हुआ है टैक्स पेड ऑन परक्विजिट्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट डिडक्टेबल। यहाँ पर मैंने थोड़ा आपको दोनों एस्पेक्ट का एक प्रेजेंटेशन बनाया है। ये देखिए एम्प्लॉयर यहाँ पर
एम्प्लॉयर यहाँ पर एम्प्लॉय को कोई परक्विजिट्स दे रहा है, मान लो 1 लाख रुपए की, और उस पर टैक्स फॉर एग्जाम्पल 10,000 बनता है, और वो टैक्स भी एम्प्लॉयर जमा कर दिया, तो कायदे से तो वो भी उसका एक बिजनेस एक्सपेंडिचर हुआ। बट ड्यू टू दिस सेक्शन 40A5 ये एम्प्लॉयर को अलाउ नहीं होगा, और एट द सेम टाइम ये जो 10,000 है ये एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल भी नहीं होगा ड्यू टू सेक्शन 1010C। इसके लिए आप स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 4.10 भी सैलरी हेड का देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पर पेमेंट ऑफ 50,000 बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर फायर इंश्योरेंस। अब हम ये जानते हैं कि 10,000 से ऊपर का एक्सपेंडिचर प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, और आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड भी एक प्रिस्क्राइब मोड के अंतर्गत आता है। देखिए पेज नंबर 4.251 में आप सेक्शन 40A3 को देख सकते हैं, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं। Where the assessed incurred expenditure in respect of which the payment or aggregate payment made to a person in a day otherwise than by account pay check, ठीक है। फिर account pay draft, use of electronic clearing system through bank account through such other prescribed electronic mode exceeding 10,000। और नीचे आप प्रिस्क्राइब मोड में देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI जो भीम ऐप वगैरह हम देखते हैं, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे एटसेट्रा, ये भी नोटिफिकेशन के थ्रू प्रिस्क्राइब मोड में सीबीडीटी ने ले आया है। इसका मतलब इसके थ्रू भी पेमेंट करेंगे तो डिस अलावेंस 40A3 का नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग, ये पॉइंट नंबर 4 है एक्चुअली, ये देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो सैलरी पेमेंट ऑफ 4 lakh to Mr. X outside India by the company without deduction of tax, assuming Mr. X has not paid the tax on such। सामने वाले ने भी टैक्स नहीं दिया, तो इस केस में ध्यान रखना कि सैलरी अगर इंडिया के बाहर आपने दिया और उस पर TDS नहीं काटा, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना है, मैं आपको शो करता हूं, और उसके अंतर्गत दैट इज सेक्शन 40A3। तो सैलरी के लिए स्पेशली प्रोविजन 40A3 बना है, ये पेज नंबर देख लीजिए। इसमें लिखा है कि अगर इंडिया के बाहर सैलरी का पेमेंट हुआ, TDS नहीं काटा, तो एक्सपेंस पूरी तरीके से 100% डिसअलाउ हो जाएगा। और इसमें यह भी नहीं लिखा है कि जब अगले साल या सब्सिक्वेंट ईयर में TDS वगैरह जमा कर दिया तब अलाउ हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। मतलब वंस डिसअलाउड ऑलवेज बी डिसअलाउड कॉन्सेप्ट पे चलेगा। तो यहाँ पर सैलरी के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है। तो इफ वी कम बैक टू द प्रोविजन क्वेश्चन, सॉरी, तो इन दिस केस वी कैन से दैट the salary 4 lakh would be disallowed, 100% would be disallowed due to section 40A3। now 40A3 it is not covered by 40A1A, वहां कवर नहीं है, वहां कवर होता तो 30% डिसअलाउड होता, या 100% will be disallowed। now the payment made in cash 30,000 to the transporter in a day for the carriage of goods। तो ट्रांसपोर्टर के लिए एक्सटेंडेड लिमिट दी हुई है, और दैट एक्सटेंडेड लिमिट इज द 35,000। तो फिर कोई इशू नहीं है, आप 30,000 कैश पेमेंट कर दिए तो ये अलाउ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नाउ फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, आर लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग एंड स्टार्टेड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 3 स्टार कैटेगरी ऑन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/20। तो 2 स्टार और अबोव कैटेगरी सेक्शन 35AD के स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है, ठीक है। द कंपनी इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन द कनेक्शन। कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए इन्होंने बिजनेस 2021 में चालू किया है, कमेंस किया है स्पेसिफाइड बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड 50 लाख इनकर ड्यूरिंग द दिसंबर 19 टू मार्च 20। तो 1920 के एक्सपेंडिचर भी जो कि बिजनेस कमेंसमेंट के पहले किए गए हैं, वो भी कमेंसमेंट वाले ईयर में अलाउ हो जाते हैं इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन लैंड का एक्सपेंडिचर, गुडविल का एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। और इवन अगर 10,000 से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर और प्रिस्क्राइब मोड में पेमेंट नहीं किया, कैश वगैरह में कर दिया, तो भी अलाउ नहीं होगा। तो 50 लाख तो हट जाएगा, विच वॉज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, ये भी कंडीशन 35AD में दिया है कि जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख में 50 लाख माइनस हो जाएगा, मतलब 110 लाख माइनस 50 लाख,
तो आपका यहाँ पर 60 लाख रुपीज़ ये एलिजिबल हो गया पहला। और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका ड्यूरिंग द पीरियड 2021, तो ये करंट ईयर का ये भी मिलेगा। मतलब 1920 का और 2021 का दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल कमेंसमेंट वाले ईयर मतलब 2021 में अलाउ हो जाएंगे। इट इंक्लूड्स 20 लाख पेड फॉर गुडविल। हाँ जी भाई, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल एसेट। और जो 10,000 से ऊपर होने के बाद भी आपने कैश कर दिया या प्रिस्क्राइब मोड में नहीं किया वो भी हट जाएगा। तो गुडविल 2 लाख रुपए, 20 लाख का गुडविल और 2 लाख पेड इन कैश, तो 22 लाख रुपए इससे हटा देना है। तो हमारे पास यहाँ पर 140 लाख रुपीज़ है, 1,40,40,00,000, और इसमें से 22 हम हटा देंगे 22, इस पे एलिजिबल नहीं होगा। तो वी विल गॉट 118 लाख, ये हो गया सेकंड। अब टोटल डिडक्शन, कंप्यूट डिडक्शन पूछ रहे हैं हमसे, तो हमारे पास 60 लाख प्लस 118 लाख, टोटल हमको 2021 में डिडक्शन मिल जाएगी 118 प्लस 60, 178 की डिडक्शन हमको मिल जाएगी। यहाँ पे चेक कीजिएगा इसके सॉल्यूशन में, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। इसके सॉल्यूशन में जो है आपको वो या करेक्शन में एक बार और भेज दूंगा। ये देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ है, यहाँ पर 60 तो सही निकाला है, यहाँ पर जो है ये गड़बड़ हुआ है, ये 118 होगा 1,18,00,000, और ये हो जाएगा आपका 35 में 1,78,00,000। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 35D। अब 35D जो है वो ड्राफ्ट किया गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, जो भी एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, तो उस पर सबसे पहले उसकी क्वालिफाइंग लिमिट चेक की जाती है कि वो लिमिट से ऊपर तो नहीं है, और वो लिमिट है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और अगर कंपनी एसएससी है तो 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का भी ले सकते हैं, और या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का भी ले सकते हैं जो ज़्यादा हो। और उस क्वालिफाइंग लिमिट तक रेस्ट्रिक्ट करते हुए, मतलब एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और दैट क्वालिफाइंग लिमिट विच एवर इज लोअर, उस अमाउंट को 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 240 दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिया है 40 लाख, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट बनेगी 240 दिया है तो 40 लाख का 5% कितना हो गया 2 लाख। तो 2 लाख से ऊपर तो एलिजिबल ही नहीं होगा, भले 240 आपने प्रीलिमिनरी किया है। और इस 2 लाख रुपीज़ का फिर 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा, मतलब हर साल जिस साल कमेंसमेंट हुए वहाँ से स्टार्ट करके 40 हज़ार रुपये आपको डिवाइडेड बाई 5, 40,000 ईच ईयर 5 साल तक मिलेगा। और अगले बी पॉइंट में लिखा है व्हाट विल बी आंसर इफ द अबोव प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड बाय आर लिमिटेड। अब यहां पर देखिए कंपनी है ये, द कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया है, तो नेचुरली में 40 की जगह 46 लाख का 5% लूंगा अब। तो यहां पर हो जाएगा 46 लाख का मैक्सिमम लिमिट या क्वालिफाइंग लिमिट अगर हम बोलें निकालें, तो 46 लाख का 5% आपका आ गया 2,30,000। और हमारा एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 240, तो 230 से ऊपर तो ले नहीं सकते, और 230 डिवाइड बाई 5, तो अब यहाँ पर डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 46,000 हर साल आपको 5 साल तक डिडक्शन मिलेगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस टेस्ट। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन पेपर और जो उसके फाइनल सॉल्यूशन हैं वो मिल जाएंगे, और ये वीडियो का सपोर्ट है, और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि टाइमलाइन भी डाल दूं क्वेश्चन वाइज, तो आपको काफ़ी फटाफट आप इसमें तेज़ी से काम कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स ठीक है, और भी अच्छे आपके रिवीजन लेक्चर्स वगैरह के लिए इस टेलीग्राम चैनल में आप जाइए और चेक कीजिए कि प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें अलग अलग सेगमेंट्स बने, उसमें आपके काम के कौन से वीडियो हैं, और जरूर उसका बेनिफिट उठाइए। ओके, थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।